हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल और आज हम हल करने जा रहे हैं रीट भर्ती परीक्षा जो कि 2022 की भर्ती थी। और इसकी जो परीक्षा की करवाई गई थी 27 फरवरी 2023 को जो अधीनस्थ बोर्ड जयपुर है उसके द्वारा। तो संस्कृत का ये पेपर है जो लेवल 2 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए पूछा गया था। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जीके के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद संस्कृत के और शिक्षण विधियों के प्रश्न। 2 पार्ट में मैं इस वीडियो को बनाऊंगी ताकि जिनको जीके के क्वेश्चंस देखने हैं वो जीके के देख सकते हैं और जो सब्जेक्ट से देखना चाहें संस्कृत से वो क्वेश्चंस आप संस्कृत के देख सकते हैं। सीधे ही आंसर बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगी। मेरा उद्देश्य केवल आंसर की को बताना है जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप कर पाएँ। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है जो कि पूछा गया था परीक्षा के अंतर्गत। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? पहला 50, 25, 75 या 100। तो जो 50 डिग्री सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है वो राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। प्रश्न संख्या 2, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के शिल्पकार कौन है? तेजपाल, वास्तुपाल, देपाक या मंडन? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो देपाक है वो तीर्थस्थल रणकपुर मंदिर के शिल्पकार है जो कि एक जैन मंदिर है। पढ़ कुण बाचे हैं? तो देखिए जो राजस्थानी भाषा के प्रश्न पूछे गए थे इसके अंतर्गत वो राजस्थानी भाषा में ही पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो पढ़ होती है जिसे फड़ कहते हैं, कुण अर्थात कौन, बाचे कौन पढ़ता है, तो फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? भूपा, कालबेलिया, लंगा या मांगनियार? ऑप्शन ए जो भूपा होते हैं उनके ही द्वारा पढ़ों का वाचन किया जाता है। प्रश्न संख्या 4, द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ फेमिनाइन ऑक्यूर्स इन डिस्ट्रिक्ट अर्थात जो अकाल की सर्वाधिक तीव्रता होती है वो कौन से ज़िले में होती है? जैसलमेर, जालोर, पाली या बाड़मेर? तो जो बोर्ड के द्वारा आंसर की में माना गया था ऑप्शन बी माना गया था। पाली के अंतर्गत यहाँ पर अकाल की सर्वाधिक तीव्रता मानी गई थी। पालहन कवि री ख्याति किन रचनारे पाण है? जो पालहन नामक कवि हैं उनकी ख्याति अर्थात उनकी प्रसिद्धि किस रचना के कारण है? नेमिनाथ बारहमासा, जम्बूस्वामी रास, जीवदया रास या चंदनबाला रास? तो जो नेमिनाथ बारहमासा है ये पालन कवि की रचना है। प्रश्न को घुमाकर पूछा गया क्योंकि राजस्थानी भाषा में है तो थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, लेकिन यहाँ पूछा गया था कि नेमिनाथ बारहमासा की रचनाकार कौन है? तो पालहन कवि है। प्रश्न संख्या 6, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW प्रकार की जलवायु श्रेणी में आता है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर? तो देखिए कोपेन के द्वारा 4 प्रकार से बांटा गया है राजस्थान की जलवायु को, BSHW, BWHW, CWG और AW। तो जो यहाँ पर BWHW पूछा गया है जो कि पूर्णतः जो मरुस्थल क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, जिसमें W का अर्थ होता है विंटर ड्राई, जहाँ पर सर्दी में वर्षा नहीं होती है, गर्मी में बारिश होती है। तो यहाँ पर ये जो जैसलमेर है ये पूर्णतः BWHW की श्रेणी के अंतर्गत आता है। राजस्थान की स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2017 के अनुसार यहाँ पर पूछा कितने जिलों में सर्वाधिक विकास खंड हैं? अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक विकास खंड जिसे मैक्सिमम डेवलपमेंट ब्लॉक कहते हैं जो कि स्टैटिकल ईयरबुक 2017 के अनुसार है, कहाँ हैं? ऑप्शन ए बाड़मेर व जयपुर, जयपुर उदयपुर, बाड़मेर व उदयपुर या जयपुर व जोधपुर? प्रश्न संख्या 7 में जो उत्तर माना गया था वो है प्रश्न सी बाड़मेर व उदयपुर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकासखंड हैं। अब देखिए ये डेटा 2017 के अनुसार है तो वर्तमान में इससे परिवर्तन भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो आप इससे इस तरह से क्रॉस चेक करिए कि अगर कोई डेटा आ रहा है तो उस डेटा को आप वर्तमान संदर्भ में देखें। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर्स प्रश्न में पूछा गया है तो इसमें वही साक्षात आ जाएगा। डेटा चेंज होते रहते हैं। जो स्टैटिकल डेटा है, आंकड़े होते हैं
किसी भी चीज़ से संबंधित, चाहे पशु गणना हो, जनसंख्या हो या कोई आर्थिक समीक्षा हो, जो डेटा आते हैं वो चेंज होते रहते हैं प्रतिवर्ष। तो आप उनको, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप उसको करंट डेटा को ही अप्लाई करेंगे। वो बात अलग है कि प्रश्न में अगर पिछला पूछा जाता है तो आपको उत्तर उसी हिसाब से देना होता है, लेकिन जहाँ तक होता है वो करंट से संबंधित ही पूछते हैं, वर्तमान संदर्भ में, इसलिए आपको वर्तमान संदर्भ के ही डेटा याद होने चाहिए। 2017 के अनुसार बाड़मेर व उदयपुर में सर्वाधिक विकास खंड हैं। लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है? तो इसमें पूछा है कि लोक काव्य शैली कौन सी रचना है? नवरसवेली, रुक्मणी मंगल, किसन ब्यावला या ढोला मारूरा दुहा। तो प्रश्न संख्या 8 में उत्तर हो जाएगा जो ढोला मारूरा दुहा है ये लोक काव्य शैली है। लोक काव्य शैली अर्थात जो लोक में, जन में प्रचलित जो कहानियाँ हैं उनको आधार मानकर यदि कोई काव्य लिखा जाता है किस प्रकार की शैली में, तो वो लोक काव्य शैली कहलाता है। और ढोला मारू एक प्रेम कथा है जिसी को आधार बनाकर ये ढोला मारूरा दुहा रचना की गई है। भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? मल्लिनाथ जी, तेजा जी, कल्ला जी और हड़पू जी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा कल्ला जी। ये भाथी खत्री जो है ये लोक देवता को संदर्भित करता है, यानी उन्हें मानते हैं भाथी खत्री, कल्ला जी राठौड़ को। ऑप्शन सी, लाला हरदयाल और मेहराब खान ने कहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? भरतपुर, एरिनपुरा, नसीराबाद, कोटा। तो सरल सा प्रश्न है, कोटा में। जबकि 15 अक्टूबर अगर डेट पूछा जाता है तो 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर क्रांतिकारियों के द्वारा नहीं की गई थी बल्कि यहाँ की जनता के द्वारा की गई थी। तो एकमात्र ऐसी रियासत कोटा रियासत थी जहाँ पर जनता के द्वारा क्रांति की गई थी, न कि क्रांतिकारियों के द्वारा। और इसका नेतृत्व किया था जयदयाल और मेहराब खां ने। तो अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए कि जयदयाल और मेहराब खां का संबंध, जो जन्म स्थान या इनकी कर्मस्थली थी वो कहाँ से है? ये प्रश्न भी पूछे गए हैं 2 बार। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है? मई से सितंबर, जून से अक्टूबर, जून से सितंबर या जुलाई से अक्टूबर। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है राजस्थान में कितने समय तक स्थिर रहता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जून से सितंबर तक इसकी अवधि रहती है। लगभग जून माह में प्रवेश करता है और 15 जून के लगभग राजस्थान में प्रवेश करता है मानसून, अनुमानित तिथि मानी जाती, और उसके बाद लगभग सितंबर के अंत तक वो पूर्णतया प्रत्यावर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से पूछा भी गया है कि राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रत्यावर्तन समय कौन सा है? तो वो सितंबर माह का होता है जब वो लौट जाता है, लौटते हुए मानसून की अवधि भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान का भक्त प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा है। तो धन्ना भगत का संबंध किससे है? आसपुर, डूंगरपुर, देवली, उदयपुर, धुवन, टोंक, घाघरोन, झालावाड़। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, धुवन गांव टोंक से संबंधित है धन्ना भगत का। गिरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? वालर, घुड़ला, घेर, गौरी। तो जो गिरासिया जनजाति से संबंधित प्रमुख नृत्य है वो होता है वालर। वालर, लूर, कूद, मांदल, इस प्रकार के जो नृत्य है वो गिरासिया जनजाति से संबंधित है। घुड़ला विशेषकर जोधपुर का प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 15, गोडवार बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? पूर्वी मैदान, थार, पश्चिमी मरुस्थल, हाड़ौती पठार या उत्तरी अरावली। तो जो गोडवार बेसिन राजस्थान में जो जिस भू आकृतिक विभाग का हिस्सा माना जाता है वो है ऑप्शन बी, थार या पश्चिमी मरुस्थल। प्रश्न संख्या 16, जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? स्वांग, फड़, तमाशा, ख्याल। तो स्वांग के हैं जिसे बहरूपिया कला भी कहते हैं, और ये जानकीलाल भांड, इनका संबंध भिलवाड़ा जिले से है, भिलवाड़ा के निवासी हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। अर्थात जो जिला है उसका जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के अंतर्गत वनों का प्रतिशत कितना है, उन प्रतिशतों में सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, ये प्रश्न में पूछा गया है। चूरू, नागौर, जैसलमेर या जोधपुर। तो अगर क्षेत्रफल के संदर्भ में देखा जाए और उस क्षेत्रफल का उसके वन क्षेत्र के प्रतिशत से तुलना की जाए तो जोधपुर राज्य जो जिला है उसका वन क्षेत्रफल सबसे प्रतिशत में न्यूनतम आता है। और यदि इसी के अंतर्गत
सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला पूछा जाता तो वो उदयपुर होता, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला वो भी उदयपुर है। तो देखिए वन प्रतिशत और वन क्षेत्र दोनों ही सर्वाधिक किस जिले में है, उदयपुर में है। जबकि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू। तो देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र, न्यूनतम वन प्रतिशत, सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर में, सर्वाधिक वन का प्रतिशत भी उदयपुर में ही है, जबकि न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू में और न्यूनतम वन का प्रतिशत जोधपुर जिले में है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत राजस्थान में है, तो कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। देखिए फिर से लिख देती हूँ मैं, 32,864.62 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में वन का क्षेत्रफल है। और यदि संपूर्ण राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का ये प्रतिशत निकाला जाता है तो ये आता है कुल 9.60%। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है जिससे पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंतर्गत, जो 2022 में भर्ती हुई थी दिसंबर में, उसमें ये प्रश्न आया था कि वर्ष 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई थी। तो जो वनों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है 0.01% की वृद्धि वन अनावरण, जो वनों का आवरण है 2019 की तुलना में हुई है। और यदि यही वृद्धि वर्ग किलोमीटर में पूछी जाती है तो 25.45 वर्ग किलोमीटर इसका उत्तर होगा, 25.45 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, संप सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, गोविंद गुरु के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी, जो कि वर्ष 1883 ईस्वी में की गई थी। और इन्हीं के द्वारा देखिए एक भगत आंदोलन भी चला गया था। और इनसे संबंधित जो एक प्रमुख घटना आती है मानगढ़ हत्याकांड, जब गोविंद गुरु ने अक्टूबर 1913 में भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए कहा था। और उस समय मेवाड़ भील कोर, वेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट, 3 नाम याद रखिएगा, मेवाड़ भील कोर, वेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट, इन्होंने मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। और 17 नवंबर 1913 को डेट पूछी गई है, 17 नवंबर 1913, जो कि वहाँ पर जो भील एकत्र हुए थे उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई थी। और लगभग इसमें 1500 स्त्री और पुरुष माने गए थे। इसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी दी जाती है। प्रश्न संख्या 19, भीलवाड़ा खेतरी बोली है। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्र जो कि अपभ्रंश है, भीलवाड़ा क्षेत्र की कौन सी बोली है, हाड़ौती, पहाड़ी, मेवाड़ी, मालवी। तो जो भीलवाड़ा जिला आता है उसके अंतर्गत उसका जो भाग है लगभग दक्षिणी उत्तरी, मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी भाग, जिसमें मेवाड़ी बोली जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1956 ईस्वी में किस क्षेत्रों में के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो देखिए अंतिम चरण जो कि 7वां चरण था उसमें कौन कौन से क्षेत्रों का विलय हो गया और उसके बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आबू, देलवाड़ा और अजमेर का विलय कर दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो प्रकट हुआ था। लेकिन वर्तमान में जो ये राजस्थान का स्वरूप है वो भी बदला जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा 19 नए जिलों की घोषणा के साथ ही जब 19 नए जिलों का गठन कर दिया जाएगा तो उन जिलों के साथ साथ में राजस्थान के मानचित्र, इतिहास और भूगोल में भी परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन तत्कालीन समय में जब विलय हुआ था एकीकरण में, उस समय आबू, देलवाड़ा और अजमेर को शामिल किया गया था। और 7वें चरण के अंतर्गत अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सेर, तारागढ़, अचलगढ़, रघुनाथगढ़। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, सेर। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए अरावली से पर्वत चोटियों से संबंधित, उनकी ऊंचाई से संबंधित एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। लगभग सभी प्रकार की चोटियों की ऊंचाई जिलों के साथ मैंने उसमें बताई है। लेकिन वर्तमान में नए जिलों की घोषणा होने के बाद जिलों में परिवर्तन हो सकता है कि शायद हो सकता है कोई चोटी किसी और जिले में चली जाए।
परंतु जो चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई है उनका आरोही क्रम जो है और वो अरावली की किस श्रेणी में आती है, अर्थात उत्तर पूर्वी में आती है, मध्यवर्ती में आती है या दक्षिणी पश्चिम में आती है, तो वो समान ही रहेगा, केवल जिलों में परिवर्तन होगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। मुख्यतः प्रश्न ऊंचाई से ही पूछे जाते हैं, आरोही अवरोही क्रम से ही पूछे जाते हैं। इसी संदर्भ में ये प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि अरावली श्रेणी के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सर्वोच्च है, तो शेर है। अब इनकी ऊंचाई हम देख लेते हैं। शेर की जो ऊंचाई है लगभग 1597 मीटर है। तारागढ़ जो कि अजमेर के अंतर्गत आती है, इसकी जो ऊंचाई है लगभग 870 मीटर है। अचलगढ़ जो कि सिरोही के अंतर्गत आती है 1380 मीटर, और उसके बाद रघुनाथगढ़ जो कि सीकर के अंतर्गत आती है 1055 मीटर ऊंचाई है। तो यहाँ पर सर्वाधिक पूछा है तो शेर की है 1595 मीटर। अमर सागर किस जिले में स्थित है, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या उदयपुर। तो अमर सागर जो स्थल है ये स्थित है जैसलमेर में। प्रश्न संख्या 23, धूली दूब राजस्थान की किस संत से संबंधित है, चरणदास जी, संत पीपा, संत रामचरण, संत लालदास। तो धूली दूब का संबंध संत लालदास जी से है। प्रश्न संख्या आगे देखेंगे 24, आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नरवामन, खुम्माण तृतीय, अल्लट और कालभोज। तो आहड़ के जो वराह मंदिर के उसका निर्माण अल्लट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला है। तो देखिए सर्वाधिक तो आपको प्रथम स्थान पर तो शहरिया जनजाति 12 में निवास करती है, शाहबाद और किशनगढ़ तहसील के अंतर्गत। लेकिन द्वितीय स्थान पर जो आता है वो ऑप्शन सी होगा, कोटा। 12 के बाद कोटा में ही सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या का निवास है। और भारत के जनजातीय मंत्रालय द्वारा इसे आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, शहरिया जनजाति को आदिम जनजाति श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, शहरिया। तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, नाक, गर्दन, कान, सिर। तो ये तिमणिया है, ये कि गर्दन में पहना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 27, शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, सहरिया, गरासिया, मीना या कथोड़ी। शिकार लोक नृत्य प्रश्न संख्या 27 में ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। इसके अतिरिक्त भी लहंगी, इंद्रपुरी और झेला ये भी सहरिया जनजाति के ही नृत्य हैं। शिकार, लहंगी, इंद्रपुरी और झेला। कथोड़ी जनजाति के जो प्रमुख नृत्य आते हैं वो मावलिया और होली आता है। गरासिया जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं इसके अंतर्गत गौर, वालर, गरवा, कूद, जवारा, लूर, मोरिया, मांदल और रायन नृत्य आते हैं। और मीणाओं के जो प्रमुख नृत्य उसमें रसिया जो कि युगल नृत्य है और नेजा, दोनों ही युगल नृत्य हैं मीणाओं के, रसिया और नेजा। राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे है। तो राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, कनक सुंदरी, आभे पटकी, हु गोरी किण पीवरी, धोरा रो धोरी। जो ये कनक सुंदर है शिवचंद भरतिया जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास माना जाता है। अन्य जो दिए गए हैं ऑप्शन आभे पटकी और धोरारो धोरी, ये दोनों ही नथमल जोशी जी की रचना है। हूँ गोरी किन पिवरी, ये आप कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताइएगा और लिखिएगा कि किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 29, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ, वीएन मिश्र, बीबी लाल, आरसी अग्रवाल या अमलानंद घोष। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 29 है इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीएन मिश्र के द्वारा बालाथल सभ्यता का उत्खनन किया गया था। बीबी लाल, बीके थापर और अमलानंद घोष का संबंध कालीबंगा से है, जबकि आरसी अग्रवाल का संबंध बैराट से है। क्षमा कीजिएगा, बैराट से नहीं, गणेश्वर से है। इन्होंने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था लगभग 1977 में, परंतु ये आहड़ सभ्यता से भी संबंधित रहे हैं। लेकिन मुख्यतः अगर पूछा जाता है तो आहड़ सभ्यता के अंतर्गत एच.डी. सांकलिया, अक्षय कीर्ति व्यास और जो आरसी अग्रवाल है, रतन चंद्र अग्रवाल, इनका नाम आता है। बेराट सभ्यता के अंतर्गत दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, इनके नाम आते हैं। कालीबंगा में
अमलानंद घोष, BK थापर, JV जोशी और BB लाल इनका नाम आते हैं। और एक और नाम आता है, देखिए MD खरे और KM श्रीवास्तव, SP जैन। तो ये नाम याद रखिएगा, मुख्यतः पूछे जाते हैं कि सभ्यता से संबंधित कौन कौन से हैं। जयपुर फुट के जनक कौन है? PK सेठी, VC रॉय, अशोक पानगढ़िया और SR धारकर। तो देखिए PK सेठी जी हैं, ये जयपुर फुट के जनक माने जाते हैं। ये एक कृत्रिम पैर होता है जो कि दिव्यांग जन होते हैं, जो कि पाँव से, जिनके किसी पाँव में परेशानी होती है, जो चल नहीं पाते हैं अच्छे से, उनके लिए, उनको एक सहारे के लिए एक फुट मतलब पैर बनाया जाता है। तो इसके जनक माने जाते हैं PK सेठी। अगर आप राजस्थान अध्ययन की मेरी पुस्तकें, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, आप उसको देखेंगे, उसके अंतर्गत जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं उसके अंतर्गत PK सेठी जी का भी उसमें दिया गया है कि किस वर्ष में उन्होंने जयपुर फुट का उन्होंने जनन किया था, किस प्रकार से, और उनका क्या क्या योगदान उसके अंतर्गत रहा है। उसी से पूछा गया प्रश्न है ये, जयपुर फुट के जनक PK सेठी। बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो देखिए विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है, नहीं पे सर्कल कर दीजिए। शक्ति, कामेश्वरी, तुकराम या सादेवाला। तो सादेवाला जैसलमेर के अंतर्गत है, ये बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत नहीं आता। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 15.2%, 17.5%, 22.2% या 23.3%। तो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है, इसके अंतर्गत राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 15.2% है, ऑप्शन 1। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? मांझल रात, केरे चकवाबात, हुकारो दोसा और धरतीरो धीनो। तो ऑप्शन डी धरतीरो धीनो, ये इनकी रचना नहीं है। प्रश्न संख्या, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? जयपुर, डबोक, किशनगढ़ या जोधपुर। प्रश्न संख्या 34 में जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, जोधपुर। गंगानगर, हनुमानगढ़, खेतरी बोली कौन सी नाव है? तो देखिए हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में जो लोक बोली है उसका नाम क्या है? बनियावटी, बागड़ी, शेखावटी या गोडवाड़ी। प्रश्न संख्या 35 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बागड़ी। जबकि देखिए वागड़ी पूछा जाता है तो वो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की हो जाती है, वो दक्षिणी राजस्थान में आ जाता है। जबकि वागड़ी गंगानगर हनुमानगढ़ में बोला जाता है, बांगड़ क्षेत्र जो कहलाता है, इसी कारण इसे बांगड़ी कहा जाता है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कान्हड़देव, कीर्तिपाल, रतन सिंह, हमीरदेव। तो जालोर के जो चौहान वंश था उसका संस्थापक जो था, प्रश्न संख्या 36 में उत्तर बी हो जाएगा, कीर्तिपाल, ऑप्शन बी। BPRL पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है, तो BPRL के द्वारा कौन सा पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है? सादेवाला, भाग्यम, चीनेवाला या डांडेवाला। तो ऑप्शन जो 37 प्रश्न है उसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, सादेवाला। यहाँ पर BPRL के द्वारा खनन किया जाता है पेट्रोलियम का। वर्ष 2011 की जनगणना राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है। तो देखिए यहाँ पर द्वितीय पूछा गया है, द्वितीय 1% वाला जिला, द्वितीय शहरिया जनजाति क्षेत्र सर्वाधिक किसमें है वो वाला जिला, द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो प्रथम नहीं पूछकर द्वितीय को ज़्यादा फोकस किया गया। तो आपको कम से कम 5 जो डेटा है, मतलब न्यूनतम और उच्चतम में, वो 5 जिलों के डेटा तो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो भरतपुर में रहेगा, लगभग 503 जन घनत्व रहा है यहाँ पर। जबकि सर्वाधिक पूछा जाता है तो वो जयपुर में रहा है। तो 500 से ऊपर 2 ही जिलों का जनघनत्व रहा है, जयपुर और भरतपुर का। यहाँ पर द्वितीय पूछा है तो यहाँ भरतपुर ऑप्शन में है, जयपुर तो ऑप्शन में नहीं है तो होगा भी नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? कोटा, जोधपुर, पाली और उदयपुर। ऑप्शन बी, जोधपुर में स्थित है पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा। उदयपुर की घिरवा और झाड़ोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? मत्स्य पालन, पिसीकल्चर, अंगूर की खेती, विटिकल्चर, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर और बागवानी, हॉर्टिकल्चर। तो देखिए यहाँ पर इनके इंग्लिश नेम्स भी दिए हुए हैं, लेकिन अगर नहीं दिए होते तो डायरेक्ट यही ऑप्शन दे देते, तो वहाँ पर और ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती। यहाँ पर जो उत्तर होगा रेशम कीट पालन, जिसे सेरीकल्चर कहा जाता है, ये गिरवा और झाड़ोल पंचायत समितियों में 1983 में प्रारंभ किया गया कार्यक्रम था। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो खेल से संबंधित नहीं है? प्रश्न संख्या 41। अंजनी कुमार, मंजू बाला, नीरज बलोदा, नितेश पूनिया। तो प्रश्न संख्या 41 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजनी कुमार, ये हैमर थ्रो से संबंधित नहीं है। क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो उत्तर माना गया था, कक्षा 6 से 10 तक के लिए क्लिक योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत उनमें कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं को, और उनमें तकनीकी कौशल का विकास किया जाता है। प्रश्न संख्या 43। राजस्थान आरटीई राइट टू एजुकेशन नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए? तो देखिए राइट टू एजुकेशन लागू तो 2010 में हो गया था, 1 अप्रैल 2010 से, लेकिन राजस्थान में उसे अधिसूचित किया गया था 2011 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 43 में। प्रश्न संख्या 44। स्वधार गृह योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है? तो जो ये स्वाधार गृह योजना है, ये किस विभाग के द्वारा चलाई गई है? UIDAI, बी महिला एवं बाल विकास विभाग, सी MSME और निर्यात प्रोत्साहन विभाग, जनजातीय मामलों का विभाग। तो प्रश्न संख्या 44 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा स्वाधार गृह योजना का प्रारंभ किया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम सभा हर महीने में होनी चाहिए। तो कितनी सभाएं कितने महीने में होनी चाहिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। प्रश्न संख्या 45 में उत्तर हो जाएगा एक सभा 3 महीने में होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 46। राजस्थान के किस शहर में 4 से 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया? उत्तर हो जाएगा, सीधा ही देखेंगे, उदयपुर में 4 से 5 जनवरी 2023 को मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया था। उस समय का करंट से संबंधित प्रश्न है। 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत किन मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है? तो कितने ऐसे मद हैं जिसकी निगरानी राज्य स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत की जा रही है? प्रश्न संख्या 47। यहाँ पर जो उत्तर होगा 15, 14, 13 या 17। तो 47 में जो उत्तर होगा ऑप्शन ए 15 मद है, अर्थात कार्य हैं, विषय हैं जिनकी निगरानी राज्य स्तर पर यानी राज्य के द्वारा की जा रही है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग। ऑप्शन ए हो जाएगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना इसका नोडल एजेंसी है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के किस लुप्तप्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोडावन कहते हैं, जो कि राज्य पक्षी है राजस्थान का, उसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है। 2 अक्टूबर 2022 को कितने लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 5 लोगों को किया गया है। अब आप उन 5 लोगों के नाम सर्च करिए कि कौन कौन से वो 5 लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल है? गुरुकुल, ज्ञान दर्शन, ज्ञान भारती या विद्या? तो ज्ञान दर्शन ये शिक्षा टेलीविजन है दूरदर्शन का। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।
53 प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दियाबलाब, बांसवाड़ा, बालसमंद, जोधपुर, दूधतलाई, उदयपुर, तालाब शाही, बूंदी। तो ये तालाब शाही ये बूंदी में नहीं होकर ये धौलपुर में है, तो ये ही इनकरेक्ट हो गया, मिसमैच है। प्रश्न संख्या 54, 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के वर्ष पूरे हुए, तो कितने वर्ष पूरे हो गए हैं 2022 में? प्रश्न संख्या 54 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो प्रारंभ अगर पूछा जाता है कि कौन से वर्ष में प्रारंभ हुई है, तो देखिए 2022 में से 7 माइनस कर लीजिए, जो वर्ष आता है वही इसका प्रारंभ वर्ष माना जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो वर्ष 2015 में ये योजना प्रारंभ होकर 2022 तक इसने अपने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती हैं? प्रश्न संख्या 55 में जो उत्तर माना गया था वो ऑप्शन डी 5 बाल सभाएं होती हैं एक माह के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 56, मरु विधि रत्नाकर है राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक ई न्यूज़लेटर, राजस्थान में दिए जाने वाले एक साहित्यिक पुरस्कार का नाम, राजस्थान विधानसभा का एक ई जनरल और बाड़मेर के एक तेल क्षेत्र का नाम। तो ये जो मरु विधि रत्नाकर है, प्रश्न संख्या 56 में जो उत्तर माना गया था वो ए है, राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी इसका एक ई न्यूज़लेटर है मरु विधि रत्नाकर नाम से। 57 प्रश्न, राजस्थान सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है कोटा, माउंट आबू, जयपुर, जोधपुर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र। देखिए अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? जोधपुर में। SRSAC। 58 प्रश्न, कौन से लोक देवता भूंडेल से थे? रामदेव जी, हड़बू जी, धन्ना जी और मल्लीनाथ जी। तो भूंडेल से किसका संबंध है? प्रश्न संख्या ऑप्शन बी हो जाएगा 58 में, हड़बू जी का संबंध भूंडेल से है। देखिए इनको सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 59 में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, मक्का अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, इसी के आधार पर यहाँ पर कूट दिए गए हैं, इन कूट का चयन करना है हमें। तो देखिए देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में मेरा मानना है कि जो आपको उत्तर आता हो सबसे पहले उसी के आधार पर आपको आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सबको पता है कि भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ है? टोंक में, ऑप्शन 1। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 तीनों में दिया गया है, तो ऑप्शन बी तो कट गया। दस भाग है RTE नियम 2011 के अंतर्गत, और यदि नियम पूछे जाते हैं तो 29 नियम है। प्रश्न संख्या 61, 3 नवंबर 2022 को राजस्थान पुलिस के DGP के पद पर नियुक्त हुए थे। करंट के प्रश्न है, ML लाठर, उमेश मिश्रा, धर्मेंद्र राठौर, रविदत्त गौड़। तो उमेश मिश्रा जी को 3 नवंबर 2022 को राजस्थान पुलिस के DGP के पद पर नियुक्त किया गया था। तो ये था मित्रों राजस्थान जीके और करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे रीट जो मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम्स की 2023 में, जिसमें संस्कृत का पेपर था, उसके अंतर्गत इन प्रश्नों को पूछा गया था। इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो संस्कृत विषय से संबंधित है, उसके बाद शिक्षण विधियाँ, फिर कंप्यूटर और उसके बाद जो मनोविज्ञान है उस प्रकार के प्रश्न हैं। तो हम कंप्यूटर के प्रश्नों को भी देख लेते हैं, 4-5 प्रश्न हैं। तो हो सकता है कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में जिसमें सूचना और तकनीकी लगा होता है सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं, तो वो आपके प्रश्न मिस ना हो। तो देखिए प्रश्न संख्या है 146वां, फायरवॉल कंप्यूटर में कौन प्रयुक्त होता है? क्या प्रयुक्त होता है? यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन, मॉनिटरिंग या सिक्योरिटीज़।
तो ऑप्शन 146 क्वेश्चन नंबर में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन होगा डी, सिक्योरिटी। ये फायरवॉल कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो देखिए इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। वाई इज़ अ फायरवॉल यूज्ड इन अ कंप्यूटर फॉर द सिक्योरिटी पर्पस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? ये कस्टमाइज किया जा सकता है, उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है, ये फ्री है, इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसमें गंभीरता से जांचा नहीं जाता है। तो प्रश्न संख्या 147 में जो उत्तर बोर्ड के द्वारा माना गया था वो ऑप्शन डी है। इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसके गंभीरता से जांचा नहीं जा सकता। प्रश्न संख्या 148, निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी? यूरो, आरबीआई डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन या डिजिटल डॉलर? तो ये बिटकॉइन है, ये एक प्रकार की विकेंद्रीकृत जिसे डिसेंट्रलाइज्ड मुद्रा कहते हैं, डिजिटल मुद्रा है बिटकॉइन। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम एक्सेस कंट्रोल टेक्निक इज यूज टू फॉर बस ट्री? बस और ट्री में प्रयुक्त होने वाली मीडियम एक्सेस कंट्रोल तकनीकी है टोकन रिंग, मैक, CSMA, टोकन बस। तो प्रश्न संख्या 149 में जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, टोकन बस। प्रश्न संख्या 150, विच पर्सन स्टार्टेड द वर्चुअल रियलिटी? विच पर्सन स्टार्टेड द वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? जेरोन लेनियर, जेरोन लॉनर, मार्क ट्वेन, मार्क प्रथम। 150 प्रश्न में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेरोन लेनियर वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। तो ये प्रश्न हो गए हैं, लगभग 70 के लगभग प्रश्न हो गए। 65 जीके के थे और 5 क्वेश्चन ICT से संबंधित थे, जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि प्रश्न रिपीट हो जाए। इसी प्रकार के प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं, जो आने वाले आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय से आभार। माँ भारती आप सबको सफलता प्रदान करे। जय भारत, जय हिंद।